नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस 50 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भाई आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिएगा और सारे प्रश्नों को आप लोग याद भी करते चलिएगा। ओके चलिए, फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलना और याद करते चलना। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, बताते चलो आप लोग कि बातचीत शीर्षक पाठ क्या है। बताओ जी, बातचीत जो पाठ है वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है? बताओ वन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बातचीत शीर्षक पाठ क्या है बताएंगे सभी बच्चे। तो बातचीत जो पाठ है वो हमारा कौन सा हो जाता है? तो वो एक प्रकार का ललित निबंध है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम अगर पूछे आप लोगों से तो वो लगा दीजिएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या बालकृष्ण भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बताओ जी, आपसे पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार थे। पहले तो आपको मैंने बताया कि बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। और ये बालकृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु युग के महान लेखक है, कवि है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 2 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा अगर याद होगा पहले से तो। ओके चलिए फिर तीसरा नंबर सवाल देखिए ये रहा आपके सामने। बता दो 3 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा। कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है? कुर्सी में संज्ञा पूछा गया आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुर्सी में कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो भाई कुर्सी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे कुर्सी होते हैं, तो आप गिन नहीं सकते। मतलब इसका एक जाति का बोध हो रहा है, समस्त जाति का बोध हो रहा है, तो करेक्ट आंसर आप लगा सकते हो कि 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कुर्सी जातिवाचक संज्ञा है। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये रहा आपके सामने 4th नंबर सवाल देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? अब बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सा है जो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? बताओ, सोना है, घी है, तेल है या फिर कलम है? तो बता दो, ये द्रव्यवाचक है, ये भी है और ये भी है। मतलब सोना, घी, तेल क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन कलम कहां से आ गया भाई? कलम कई प्रकार के होते हैं, यानी कि इससे जाति का बोध हो रहा है, ये जातिवाचक में आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। 4 का डी जितने भी बच्चे लगाए हो उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विजय निधि बहुत अच्छे। चलिए ऐसे ही आंसर आप लोग लगाते चलना। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ आप लोग। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है जिसके लेखक का नाम आपसे पूछा गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा, जयप्रकाश नारायण होगा, रामधारी सिंह दिनकर होगा या फिर उदय प्रकाश होगा? क्या होगा सभी बच्चे बताएंगे। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बता दो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स का जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वो था 77। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 6 का ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ध्यान में रखेंगे सारे बच्चे। ओके सरिता भारती बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो। विजय, गोल्डन कुमार, रोशन बहुत अच्छे, नीतीश कुमार भी बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हैं। ओके सारे बच्चे हमारे साथ आंसर लगाते चलो, और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो एक बार क्लास को भी आप लोग सभी बच्चे लाइक कर देना, तब बहुत मजा आएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो 7 नंबर सवाल का जवाब। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? तो वो है ध्रुव स्वामिनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 का सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बता दो बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती जो रचना है वो क्या है? बताओ, उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है या फिर कहानी संग्रह है? क्या है बिखरे मोती बताओ। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित एक प्रकार का क्या है? तो कहानी संग्रह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुत्र वियोग जो कविता है, पुत्र वियोग कविता पढ़े हो आप लोग। पुत्र वियोग जो कविता है जिसकी कवित्री का नाम पूछे तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। आज के क्लास में मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है और सारे बच्चे इस 50 ऑब्जेक्टिव को याद कर लो। भाई आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लो। देखो सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? तो बता दो कौन सा होगा। तो वो हमारा है मुकुल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल रचना पर हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार भी दिया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में, याद रखोगे आप लोग, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। कौन सी रचना नाभा दास की है? नाभा दास, बताओ जी, छपै जो रचना है वो नाभा दास की रचना है। आसान सा सवाल है, तो कौन सा लगाओगे? 10 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे एक बार लगा दो, कौन सा होगा सही जवाब। नाभा दास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग जो रचना है ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये रचना है सुभद्रा, ये रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, याद रखोगे आप लोग। सुभद्रा
सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का नाम है पुत्र वियोग। कवित्त जो है ये किसकी रचना है? तो ये भूषण जी की रचना है, याद रखोगे। अधिनायक जो रचना है ये किसकी रचना है? तो ये रघुवीर साहब की रचना है, रघुवीर सहाय की रचना है, और ये रचना है नाभादास की। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बता दो आप लोग, नाभादास की रचना कौन सी है? तो छप्पा जो है ये नाभादास की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग, 10 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? 11 का सही जवाब बता दो आप लोग। 11 का सही जवाब क्या होगा? सर क्लास कब तक चलेगा रॉकी राज? अब देखो 50 ऑब्जेक्टिव करने में जितना समय लग जाए बस वो वही है, और क्या चलेगा। देखो बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, मुझे आशा है कि मतलब 20 से 25 से 30 मिनट लग सकता है, बस 25 से 30 मिनट में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। और जितने भी मैं रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं ना भाई, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखते चलना। ये मानो 50 ऑब्जेक्टिव नहीं, मतलब 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, मतलब जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं इसको आप लोग अच्छे से याद करते चलना। ओके चलिए बनावट के अनुसार जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं रूढ़, यौगिक और युग रूढ़। कितना हुआ? 3 हुआ, तो कौन सा लगाओगे? 3 हुआ तो सी लगा लो ना, 11 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे भैया सब 11 का बी काहे लगा रहे हो? क्योंकि रूढ़, यौगिक और युग रूढ़ कितना हुआ? 3 हुआ, तो करेक्ट आंसर सी होगा। 11 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, और 11 का सी लगाने वाले बहुत कम बच्चे हैं, मतलब ना के बराबर है, तो किसी बच्चे को याद नहीं था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 11 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो अब 12 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 12 नंबर सवाल का जवाब, पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी जो शब्द है वो क्या है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है, या फिर तद्भव है? क्या होगा? पगड़ी शब्द कौन सी क्या है? तो वो है हमारा देशज शब्द। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 12 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे। ओके चलिए विजय, बहुत अच्छे, ऐसे ही आंसर लगाते चलना आप लोग, और जो भी प्रश्न याद नहीं हो तो उसको याद करने की कोशिश करना आप लोग भाई, ये नहीं कि छोड़ के चले जाना, सारे प्रश्नों को याद करना है आप लोगों को। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, प्रसंग का विशेषण क्या होगा? प्रसंग में विशेषण पूछा गया जो चीजों की विशेषता को बतलाना चाहता है। जैसे कि अगर हम भारत बोले तो भारत का विशेषण भारतीय होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, शिव का शैव होता है, ऐसे ही प्रसंग का विशेषण प्रासंगिक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का सी बहुत अच्छे लगा रहे हो आप लोग, ऐसे ही आंसर को लगाते चलना। 13 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी को कोई काट नहीं सकता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, संपूर्ण क्रांति क्या? अब लो ये बुक से क्वेश्चन है, बता दो संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो क्या है? कहानी है, निबंध है, एकांकी है, या फिर भाषण है? तो संपूर्ण क्रांति जो पाठ है हमारा वो एक प्रकार का भाषण है। क्या भाषण है? जिसके वक्ता का नाम पूछे तो वो है हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, याद रखिएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार का नाम है जयप्रकाश नारायण, याद रखोगे आप लोग। अगर पूछे कि जयप्रकाश नारायण के माता जी का क्या नाम है तो फुलरानी, पिताजी का नाम है हर्षु दयाल, इसको भी आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए ओके चलता है क्लास। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंकुरित में प्रत्यय पूछा गया आप लोगों से, बता दो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अंकुरित मतलब प्रत्यय क्या होता है? तो ये लास्ट में लगता है, अंकुरित मतलब लास्ट में लगने वाला कौन सा? अंकुर जोड़ इत, इत हमारा प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। 15 का सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए याद रखिएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहे सभी बच्चे। अंकुरित में कौन सा प्रत्यय होगा बता दो आप लोग। अंकुरित में प्रत्यय पूछा गया आप लोगों से, अंकुरित में कौन सा प्रत्यय होगा? अंकुरित में कौन सा प्रत्यय होगा? अंकुर जोड़ इत होता है, तो आपको भी पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 16 नंबर सवाल, फटाफट से आप लोग याद करते चलना। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? पढ़ने वाला में प्रत्यय पूछा गया आप लोगों से, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? पढ़ने वाला में कौन सा तो प्रत्यय पूछा गया, यानी कि पढ़ने और वाला, वाला क्या है? तो हमारा प्रत्यय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से भाई आंसर को लगाते चलो सभी बच्चे। ओके बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हो आप लोग, और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक करते चलेंगे। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? अब लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा? रविंद्र का संधि विच्छेद, रविंद्र का संधि विच्छेद बता दो आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब? रविंद्र का संधि विच्छेद पूछा गया आप लोगों से, बहुत आसान सा सवाल है, बता दो सही जवाब क्या होगा 17 का? रविंद्र का जो संधि विच्छेद होता है वो हमारा कौन सा होगा? तो रवि जोड़ इंद्र, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 का ये बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 18 नंबर सवाल, कौन सा समास है? बता दो गगनचुंबी, मतलब गगन को चुंबने वाला कौन सा समास होगा गगनचुंबी में? बता दो आप लोग, मतलब इसमें तत्पुरुष समास लग रहा है क्या? सही जवाब हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मतलब गगन को चुंबने वाला गगनचुंबी कहलाता है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास सही जवाब हो जाएगा। 18 का ए लगाने वाले बच्चे बहुत सारे हैं। ओके
रॉकी राज पूछिए क्वेश्चन, हम रिप्लाई तो देंगे, सभी बच्चे का रिप्लाई देते हैं। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, भगत सिंह प्रभावित थे, भगत सिंह किससे प्रभावित थे, बता दो आप लोग, भगत सिंह प्रभावित थे किससे? तो भगत सिंह जो प्रभावित थे वो थे कार्ल मार्क्स से प्रभावित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते 20 नंबर सवाल देखिए, जो आसान सा सवाल होगा तो उसमें समझाना क्या है, बस याद करते चलो ना आप लोग हमारे साथ। देखो गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो वो करते थे प्रताप का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 का डी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए छवि, निधि, नीरज कुमार बहुत अच्छे, रॉकी राज बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो, ऐसे ही आंसर लगाते चलो, लास्ट तक रुकना नहीं है, सारे प्रश्नों का आंसर आप लोगों को लगाते चलना है और अच्छे से याद करते चलना है। राहुल सिंह भी आ चुके हैं, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार कौन है? बहुत आसान है भाई, बुक से ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया, बता दो ना, ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर होगा, जगदीश चंद्र माथुर होगा, उदय प्रकाश होगा, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब, बता दो आप लोग। इसका राइट आंसर बता दो आप लोग कि ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार कौन है, तो वो है हमारा कौन सा, तो वो है जगदीश चंद्र माथुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, 21 का बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, बता दो आप लोग, मोहन राकेश जो थे वो किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो वो थे नई कहानी आंदोलन के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 22 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फटाफट से हम लोग क्लास को कर लेते हैं। ओके चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी आज कुछ ज्यादा ही लग रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मुक्ति बोध की कविता कौन सी है, मुक्ति बोध की कौन सी कविता है, गांव का घर जो है ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये रचना है हमारे ज्ञानेंद्र पति की रचना है, ज्ञानेंद्र पति की रचना, तो ये तो नहीं होगा। जन जन का चेहरा एक ये है हमारे किसकी, तो गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी लगाने वाले जितने भी बच्चे हैं उसका राइट आंसर है, याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए बी जितने भी बच्चे लगाए हो उसका सही जवाब हो जाएगा, और बी के अलावा लगाने वाले बच्चे का क्या होगा, तो गलत आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान आपसे पूछा गया कौन सा है, बता दो आप लोग, काशी है, मेरठ है, लखनऊ है, या फिर आगरा है, तो यह है लखनऊ उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी लगा लो तो आपका सही जवाब हो जाएगा, और याद रखना आप लोग। ओके चलिए सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से आप लोग आंसर को लगाते चलो और याद करते चलो। चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी होगी, बता दो आप लोग 25 का करेक्ट आंसर, 25 का सही जवाब बताओ आप लोग फटाफट से। 25 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कौन सा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति का नाम है कुरुक्षेत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब पूछोगे ये सर किसकी रचना है, तो ये है हमारे किसकी रचना, तो रामधारी सिंह दिनकर की रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, रॉकी राज क्वेश्चन पूछिएगा तभी तो रिप्लाई मिलेगा। 26 नंबर सवाल देखिए, सुरक्षा कहां हो सकती है, बता दो सुरक्षा कहां हो सकती है, घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन यानी कि भागने में, या फिर चुनौतियों को झेलने में। तो प्यारे बच्चों अगर आपके सामने मानो कि ये एग्जाम वाला एक मतलब कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इसको छोड़ के भागते हो तो क्या आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, यस नो बता दो आप लोग, क्या इसको छोड़ के आप भागते हो यानी कि घर में बैठ जाते हो तो क्या आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं ना, तो मतलब ये घर के भीतर नहीं होगा, अंधेरे में भी नहीं होगा, भाई अंधेरे में कब तक छुपोगे, ये भी नहीं होगा, पलायन यानी कि कब तक भागो, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, मतलब चुनौतियों को झेलने में, उसका सामना करने में, हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अच्छे मेहनत करना पड़ेगा, यही ठान के हम लोग मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर डी लगा लो, चुनौतियों को झेलने में सुरक्षा हो सकती है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अंजनी कुमारी बहुत अच्छे आंसर लगाते चलो, अभी लास्ट में बताना कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में सही कितना कर पाते हो। 27 नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है, आशा से अधिक क्या कहलाता है, आशा से अधिक, अब किसी पे आशा से अधिक विश्वास किए हुए हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आशातीत बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 27 का क्या होगा, तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो, चुनौती को झेलने में रोशन निषाद लगा रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जो मन को हर ले, अब जो मन को हर लेगा तो उसे हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे, जो मन को हर ले उसे हम लोग एक शब्द में बोलते हैं मनोहर, कौन सा, तो मनोहर बोलते हैं, तो सी सही जवाब लग रहा है, 28 का सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा पार्टी, लगा लो और अच्छे से याद कर लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके जो मन को हर ले मनोहर बोलते हैं, याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 29 नंबर सवाल, बता दो आवरण शब्द का विलोम क्या होगा, आवरण का विलोम। देखो जी मैं आपका उतना टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि आप लोगों को तैयारी भी करने होते हैं, आप लोगों को क्लास के बाद पढ़ाई भी करना है, तो सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा ना भाई, अच्छे मार्क्स के लिए थोड़ा मेहनत कर लो, उसके बाद रिजल्ट के बाद आप देखोगे थोड़ा आपको आराम भी करना मिलेगा, फिर आगे जो करना होगा वो आप करते रहना, पहले इस एग्जाम को क्लियर करो और अच्छे मार्क्स से क्लियर करो। देखो
आवरण का विलोम क्या होगा, उल्टा शब्द पूछा गया, तो आवरण का उल्टा कौन सा होगा, तो अनावरण हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी में दिया गया, 29 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और 29 का डी बिल्कुल सही जवाब लगाए हैं अभिलाषा आर्या, बहुत अच्छे, यही तो दिखना चाहिए आप लोगों में आंसर लगाने की वो दम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 30 नंबर सवाल का कठोर का विलोम क्या होगा, कठोर का विलोम बता दो बच्चा पार्टी फटाफट से, कठोर का विलोम क्या होगा, कठोर का उल्टा पूछा गया है, तो कठोर का क्या होगा, तो कोमल हो जाएगा। सही जवाब डी है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 का भी ऑप्शन नंबर डी है, लगा लो 30 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हो बच्चा पार्टी, आज तो दिल खुश हो गया। ऐसे ही एक बार क्लास को भी लाइक कर दो तो और भी पढ़ाने में मजा आएगा। सभी बच्चे जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो एक बार क्लास को लाइक कर देना, और चैनल पे आप लोगों का मैसेज शो नहीं हो रहा तो एक बार सब्सक्राइब करके तब मैसेज करो, सभी का नाम शो होने लगेगा। एक बार सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। ओके जी चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, देख लो। 31 का करेक्ट आंसर लगाओ आप लोग। मलिक मोहम्मद जैसी कवि है, मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो कैसे कवि है, दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्टछाप के, या फिर प्रेम के पीर के। भाई भाई इसका तो राइट आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, मलिक मोहम्मद जैसी कवि कैसे कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि हैं वो है हमारे प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। कितना बार मैं बता चुका है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 31 का डी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखोगे 31 का डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए गोल्डन कुमार बहुत अच्छे आंसर लगाते, चलो लास्ट में सबका नाम ले लेंगे, पहले आंसर तो लगाओ। जितेंद्र कुमार भी बी लगा रहे हैं, गोल्डन बहुत अच्छे। अभिलाषा आर्य 31 का डी लगाए हैं जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, सूर सागर किस भाषा में रचित है। पहले तो आपको याद रखना है कि ये सूर सागर जो रचना है ये हमारे किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है, ये सूरदास की रचना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और सूर सागर की भाषा क्या है, तो ये है हमारा ब्रज भाषा में रचित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न भाई आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो मतलब समझ लो कितना आसान आसान सवाल पूछा जाता है। अगर आप पढ़ते हो तो एक भी प्रश्न ऐसा मतलब कठिन लगेगा ही नहीं भाई, अच्छे से याद तो करते चलो आप लोग। ओके प्रेम के पीर के बहुत अच्छे। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, गीतावली किसकी रचना है, गीतावली जो रचना है वो किसकी रचना है, ये क्या, हाँ अब बता दो गीतावली किसकी रचना है, बताएंगे सभी बच्चे गीतावली किसकी रचना है, बताओ जी गीतावली जो रचना है वो किसकी है, सूरदास की, नाभादास की, जायसी की, या फिर तुलसीदास की। तो गीतावली जो रचना है ये हमारे तुलसीदास की रचना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गीतावली या फिर कवितावली भी है, कवितावली भी आए तो आपके सामने लगा देना कि ये भी तुलसीदास की रचना है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। ओके जी बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट तो पत्थर भी हमारा भगवान नहीं होता, इसलिए खूब मेहनत करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, बता दो आप लोग तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था भाई, 34 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो रत्नावली, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछे कि तुलसीदास के माताजी का क्या नाम था, तो इसको भी याद रखना, हुलसी, हुलसी नाम था तुलसीदास के माताजी का क्या नाम था, हुलसी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, भूधन साहब भी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे, ऐसे ही आंसर लगाते चलना आप लोग। चलिए पूनम कुमारी भी 34 का बी लगाए हैं जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, भूषण के पिता का क्या नाम था, भूषण के पिताजी का नाम पूछा गया आप लोगों से, बता दो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, भूषण के पिता का क्या नाम था, बताएंगे सभी बच्चे, भूषण के पिता का क्या नाम था, बता दो भूषण के पिता का क्या नाम था, तो रत्नाकर त्रिपाठी, करेक्ट आंसर है 35 का ए हो जाएगा। भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगर पूछे कि भूषण की कौन सी रचना है, तो कवित्त, जो कविता पढ़ते हो कवित्त जो रचना है ये भूषण जी की रचना है। भूषण जी जो है ये हमारे वीर रस के कवि हैं, वीर रस के महान कवि माने जाते हैं, जो कि भूषण जी रीति काल के भी कवि हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, रीति काल के कवि माने जाते हैं। मैंने बताया था कि दास वाले 4 भक्ति काल में आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद आते हैं भूषण जी रीति काल में, और उसके नीचे जितने भी कवि होते हैं वो सारे के सारे आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। अभी का जो फिलहाल आंसर है वो हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी, करेक्ट आंसर है 35 का ये बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। रितु कुमारी आज बहुत लेट हो चुके हैं, ऐसे भी ये बच्चे कुछ होते हैं जो लेट से जुड़ते हैं, मैंने बता दिया कि 9 बजे डेली क्लासेस होती है तो जुड़ा करो हमारे साथ, लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे आप लोग। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए क्या करा, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम बता दो आप लोग, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है, गांव का घर है, उषा है, साकेत है, या फिर हार जीत है, तो ये है हमारा उषा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये उषा जो रचना है ये किसकी रचना है, तो इसको भी आप लोग याद रख लो, ये हमारे शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, किसकी, तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ये उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, याद रखोगे आप लोग। 36 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए सुप्रिया कुमारी बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 37 नंबर सवाल देखो, ये रहा, रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे, रघुवीर सहाय जो थे वो किसके प्रधान संपादक थे, रविकर के, दिनमान के, साप्ताहिक हिंदुस्तान के, या फिर कुछ पते की कुछ चिट्ठियां के, बता दो कौन सा होगा 37 का करेक्ट आंसर। 37 का करेक्ट आंसर सबसे पहले लगाने वाले बच्चे का नाम एक बार देख लिया जाए, कौन से बच्चे हैं जो सबसे पहले 37 का करेक्ट आंसर लगाएंगे। 37 का लगाने वाले सबसे पहले बच्चे का नाम क्या है, बता दो फटाफट से, 37 का करेक्ट आंसर लगा दो आप लोग। और 37 का सबसे पहले आंसर कौन लगाते हैं फटाफट से बता दो आप लोग।
37 का जो करेक्ट आंसर है, अभी तक आंसर नहीं दिख रहा है, इसलिए एक बच्चा है जिसका नाम है सुनील कुमार यादव, जो कि बहुत अच्छे आंसर लगाए। 37 का सर बी हो जाएगा, तो क्यों नहीं भाई, 37 का जो आंसर है वो हमारा बी ही करेक्ट आंसर है। दिनमान के हैं भाई, रघुवीर सहाय दिनमान के प्रधान संपादक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अभी बहुत सारे बच्चे का आंसर आने लगे हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो है उसके कवि का नाम पूछा गया, रघुवीर सहाय है, अशोक वाजपेयी है, जयशंकर प्रसाद है, या फिर विनोद कुमार शुक्ल है। क्या है बता दो आप लोग। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है बच्चों, याद रखिएगा डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 38 का। 38 का डी इज द करेक्ट आंसर। 38 का डी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, 38 का विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, हार जीत क्या है? हार जीत जो रचना है वो क्या है बताओ? गद्य काव्य है, गद्य कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या है बता दो आप लोग। हार जीत क्या है बताओ आप लोग। ओके, हार जीत जो रचना है वो हमारा है गद्य कविता, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सामने आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा जो रचना है वो क्या है बताओ आप लोग। कवि ने कहा क्या है? तो ये जो है ये एक प्रकार का क्या है बता दो। 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये एक प्रकार का कविता संग्रह है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवि ने कहा जो रचना है ये है हमारे ज्ञानेंद्र पति की रचना, इसको भी आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 41 नंबर सवाल, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। पंचायती राज में क्या खो गया? पंचायती राज में ज्ञानेंद्र पति जी कहते हैं कि पंचायती राज में जैसे खो गया है पंच परमेश्वर, भाई पंच परमेश्वर खो गए हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 41 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद करते चलना बच्चा पार्टी। और बताते चलना, क्या मेरी वॉइस अच्छी जा रही है आप लोगों के पास? एक बार बता दो सभी बच्चे, वॉइस क्लियर जा रही है आप लोगों के पास? एक बार बता दो। 40 का सी लगाए हैं सबसे अच्छे, रितु कुमारी सुप्रिया बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 42 नंबर सवाल, बता दो ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, लगा दो इसका राइट आंसर। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है बता दो आप लोग फटाफट से। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो गांव का घर कविता का नाम सुने हो, ये ज्ञानेंद्र पति की ही रचना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा? तो ए हो जाएगा। 42 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। हार जीत जो रचना है इसको भी मैं दे रहा हूं, ये अशोक वाजपेयी की रचना। हार जीत जो रचना है ये किसकी रचना है? तो ये अशोक वाजपेयी की रचना है। ये ऊषा जो है ये हमारे शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऊषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऊषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और पुत्र वियोग जो है ये किसकी रचना है? तो ये है हमारे किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है पुत्र वियोग, इसको भी आप लोग याद रखिएगा बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है, हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है, हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है। और ये उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। क्लियर? ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 43 नंबर सवाल, बता दो रामानुज में कौन सा समास है? रामानुज कहने से क्या आता है आपके दिमाग में? तो राम का अनुज, मतलब कारक चिन्ह लग गया तो तत्पुरुष समास लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। 43 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 43 का बी इज द करेक्ट आंसर, लगा दो 43 का बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, ये बोलना पड़ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना। ओके, चलिए बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव बचा आप लोगों के पास। देखो 44 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास होगा बता दो। अब प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, तो मैंने बताया था कि यथा से शुरू हो, ट्रिक बताया था कि यथा से शुरू हो, इसको मिटा दो। मैंने बताया था कि सर जी अगर यथा से शुरू हो या फिर प्रति से शुरू हो या फिर बे से शुरू हो या फिर भर से शुरू हो, ये चार चीजों से अगर कोई भी शब्द शुरू हो रहा हो तो आप समझ लो उसमें अव्ययी भाव समास लगा हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यथाशक्ति हो गया, इसमें भी अव्ययी भाव समास हो गया। प्रत्येक हो गया, प्रतिदिन हो गया, इसमें भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बेरहम भी अव्ययी भाव समास हो गया, भरपेट भी अव्ययी भाव समास हो गया, इसको भी आप लोग याद रखते चलना। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची बोले तो समान अर्थ पूछा गया आप लोगों से, बता दो गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा शब्द का पर्यायवाची पूछा गया आप लोगों से, बता दो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गंगा का पर्यायवाची हमारे साथ निकल के आता है कि सूर नदी हो जाएगा। सर ऑप्शन ए लगा दीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 45 का ए बिल्कुल सही जवाब है, तो लो जी ऑप्शन नंबर ए हमारा लॉक हो चुका है, सूर नदी हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ सूर नदी होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 46 नंबर सवाल, बता दो देवता का पर्यायवाची क्या होगा? देवता का पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ, इसका भी पूछा जा रहा है। तो देवता का जो पर्यायवाची होता है मतलब वो हमारा कौन सा होता है? देव होता है, पुरुषोत्तम होता है, विप्र होता है या फिर अवनी होता है? तो देवता का पर्यायवाची देव हो जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 46 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक, ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया। एक पूछा गया था शिव का विशेषण क्या होगा और दूसरा पूछा गया कि शिव का उपासक क्या कहलाता है। दोनों का सेम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।
आपसे विशेषण पूछे या फिर उपासक पूछे, दोनों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करा। अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ क्या है? एक होता है अक्ल का, क्या होता है अक्ल का, एक होता है अंधा और दूसरा होता है अक्ल का पुतला। दोनों का मैं बता दे रहा हूं। अगर आपसे पूछे कि अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो वो हमारा होता है बहुत बुद्धिमान। लेकिन अगर पूछे कि अक्ल का अंधा क्या होता है, तो वो होता है अत्यंत मूर्ख, यानी कि बहुत मूर्ख होता है। ऐसे याद रखना आप लोगों के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने। घर का ना घाट का, मतलब घर का ना घाट का मतलब कहीं का ना रहना, मतलब कह सकते हो कि कहीं का नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 49 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 49 का सी कितने बच्चे लगा रहे हो? तो सारे के सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सी हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है कहीं का नहीं रहना। 49 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखोगे आप लोगों के। चलिए रोहित चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे। चलिए देवानंद राज भी जुड़ चुके हैं, इनोसेंट बाय, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 50 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। बता दो उर्वशी किसकी रचना? उर्वशी जो रचना है वो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, अज्ञे की रचना है, जयप्रकाश नारायण की रचना है, या फिर भगत सिंह की रचना है? बता दो 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। और उर्वशी किसकी रचना है? तो ये दिनकर जी की रचना है। पूरा नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर